अतीत में पार्टी के दौरान रॉकी के रिक्वेस्ट करने पर अदिति रॉकी को देखने लगती है। रॉकी उससे दोबारा कहता है, देखो ये बैग मुझे फेंक लेने दो, नीचे मेरा आदमी खड़ा है, वो इस बैग को सही जगह पहुंचा देगा और मेरा महंगा माल पुलिस के हाथ आने से बच जाएगा। प्लीज इससे पहले पुलिस यहां तक पहुंच जाए मुझे इस ड्रग्स को फेंक लेने दो। अदिति कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और अदिति को भावहीन देखकर रॉकी कुछ समझ नहीं पाता। अदिति 2 कदम आगे बढ़ाकर रॉकी के पास पहुंचती है और कहती है, नहीं जाने दे सकती मैं तुम्हें, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ड्रग्स बिकता है इन पार्टीज में। तुम जैसे लोगों के कारण लड़कियां सड़कों पर महफूज नहीं है और तुम जैसे लोगों को मैं जाने दूं? नहीं, आज तुम्हें सजा मिलेगी। जब पुलिस पकड़ ले जाएगी तो डंडे मारेगी और तुम्हारे इस ड्रग्स को जला देगी, तुम्हें और तुम्हारे ड्रग्स रैकेट को एक्सपोज कर देगी। तब तुम जैसे आवारा लड़कों को समझ आएगा कि लाइफ क्या होती है। अदिति के ऐसे कहते ही रॉकी उसे घूर कर देखता है और उसे डराते हुए कहता है, एक आखिरी बार कह रहा हूं, जाने दे मुझे, वरना तेरा खानदान तक तबाह कर दूंगा मैं। रॉकी के ऐसा कहते ही अदिति उसे हंसते हुए कहती है, अच्छा तो फिर एक काम कर, जा तबाह कर ही दे मेरे परिवार को, और अब तो तेरे जैसे इंसान को छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकती मैं। तभी पुलिस चढ़ाव से चढ़ते हुए रॉकी और अदिति के पास पहुंच जाती है और अदिति तुरंत पुलिस वालों से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का रॉकी हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है। कॉलेज में सीनियर है लेकिन हरकतें एकदम छोटे लोगों वाली है इसकी। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी आंखों से इसे पार्टी में ड्रग्स बेचते हुए देखा है। मैं गवाही दूंगी इसके खिलाफ, और तो और इसके इस बैग में भी कई सारे ड्रग्स हैं। ले जाइए इसे। अदिति का ऐसे कहते ही एक कांस्टेबल तुरंत रॉकी से उस बैग को लेता है और जब उसे खोलकर देखता है तो देखकर चौंक जाता है कि उसमें ड्रग्स के काफी सारे पैकेट्स रखे हैं। इंस्पेक्टर केवल रॉकी की तरफ देख रहा है, लेकिन रॉकी बस अदिति को घूर घूर कर देख रहा है। तभी इंस्पेक्टर गुस्से में आगे आता है, रॉकी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है। रॉकी एक तमाचा खाने के बाद भी केवल अदिति की तरफ घूर कर देख रहा है। वो 2 कदम आगे बढ़ाता है अदिति की तरफ और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, देखो ऐसा है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं और मुझ पर किसका हाथ है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इसका सबूत मैं जरूर दूंगा। वो तुरंत अदिति के गले पर से दुपट्टा निकालता है और उस दुपट्टे को फोल्ड करके उस ड्रग्स वाले बैग में रख देता है और गुस्से में कहता है, अब तुम्हें यह दुपट्टा उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा तुमसे। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तुरंत रॉकी को वहां से ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। रॉकी जाने से पहले अदिति को घूर कर देखता है और उसके चेहरे पर उसके खौफनाक इरादे साफ नजर आ रहे हैं। जहां अतीत में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जहां अदिति ने रॉकी को अरेस्ट करवाया था, वहीं आज पासा पूरी तरह पलट चुका था। आज एक खंडर में अदिति सुहास और अजीत की पकड़ में थी और रॉकी उसके सामने आजाद। खंडर के उस कमरे से थोड़ी दूर उमेश का शरीर पड़ा हुआ था जो हिल भी नहीं रहा था, जिसके ऊपर सुधीर निगरानी रख रहा था। रॉकी अदिति से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। उस दिन मैं कैद था और तुम आजाद थी, और आज मैं आजाद हूं और तुम कैद में हो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जाओ जाकर उस बॉक्स में देखो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अदिति बहुत घबराई हुई है और वो चलना शुरू करती है उस संदूक की तरफ। वो जाकर जैसे ही उस पुराने से संदूक को खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो संदूक में हाथ डालकर एक कपड़ा बाहर निकालती है। वो कपड़ा कुछ और नहीं बल्कि उसका वही दुपट्टा है जो अतीत की उस रात रॉकी ने ड्रग्स वाले बैग में डाला था। वो पूरी तरह चौंक जाती है और वो फिर से उस संदूक में देखती है तो पाती है कि उसमें ड्रग्स के पैकेट्स भी रखे हैं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अचंभित होकर रॉकी से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? ये ड्रग्स तुम्हें वापस कैसे मिल सकते हैं? ये तो पुलिस के कब्जे में थे। अदिति के ये सवाल पूछते ही रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, पुलिस रॉकी को नहीं रोक सकती मैडम, इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। एक फोन आता है ऊपर से और पुलिस मुझे भी रिहा कर देती है और मेरे माल को भी। इस दुनिया में पैसे और पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है। कुछ समझ आया तुम्हें?
यह सब सुनकर अदिति पूरी तरह चौंक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी रॉकी उससे कहता है, वैसे एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और वो अदिति को दूर एक प्लास्टिक बैग दिखाता है और कहता है, जाओ देखो उसमें क्या है। अदिति उस प्लास्टिक बैग की तरफ जाती है और उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें वही रेड कलर की साड़ी है जो उसे उमेश ने गिफ्ट दी थी। साड़ी देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत भावुक हो जाती है। लेकिन तभी रॉकी अजीत से कहता है, अजीत जाओ भाई, बाहर जाओ और जाकर उस उमेश को गोली मार दो। यह सुनकर अदिति डर जाती है और उसकी आंखों के सामने अजीत तुरंत चलकर कॉरिडोर में जाता है जहां उमेश का शरीर पड़ा हुआ है। वो उस पर बंदूक तान देता है। यह दृश्य देखकर अदिति सीधे रॉकी के पास आती है और कहती है, प्लीज रॉकी, मेरे उमेश को छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम उसकी जगह मुझे मार दो। अदिति की यह बात सुनकर पहले तो रॉकी उसे अजीब तरह से घूर कर देखता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, देखो तुम्हें मारकर मुझे क्या फायदा होगा, तुम्हें तो जिंदा रखने में ही मेरा फायदा है। और यह कहते हुए वो अदिति के गाल के ऊपर से हाथ फेरने लगता है। अदिति को बहुत गुस्सा आता है लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकती। वो गुस्से में कहती है, रॉकी उमेश को जाने दो, उसे डॉक्टर की जरूरत है। रॉकी एक कदम आगे बढ़ाता है और अदिति की चोटी खींचते हुए कहता है, ठीक है जाने देंगे, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। अदिति उससे पूछती है, क्या चाहते हो तुम? रॉकी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, और नाच कर दिखाओ हमें। सुहास, तुम नाचते हुए इस छमिया का वीडियो बनाओ। यह सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रॉकी तुरंत उसकी तरफ घुंघरू फेंकता है और कहता है, जितनी जल्दी नाच शुरू होगा उतनी जल्दी तेरे आशिक का इलाज शुरू होगा। अदिति नीचे पड़े घुंघरू को देखती है, फिर उसकी नजर उस लाल रंग की साड़ी पर जाती है और फिर वो बाहर जख्मी पड़े अपने उमेश की तरफ नजर डालती है। रॉकी अजीत की तरफ इशारा करता है और कहता है, हमारे 3 गिनने तक अगर ये छमिया कपड़े बदलने नहीं गई तो मार देना इसके आशिक को। यह सुनकर अदिति की आंख से आंसू बहने लगते हैं। रॉकी अदिति को हंसते हुए कहता है, हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अगर तुम ये लाल साड़ी पहनने के लिए यहां से नहीं गई तो वो अजीत तुम्हारे उमेश को मार देगा। और ख्याल रहे, मैं थोड़ी दया कर भी सकता हूं लेकिन मेरी गैंग के ये लड़के सुहास, अजीत और सुधीर बिल्कुल दया नहीं करते, मारने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, समझी? ये कहते हुए रॉकी गिनती गिनना शुरू करता है। 1। रॉकी की गिनती स्टार्ट करते ही अदिति बहुत बुरी तरह चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी रॉकी कहता है 2। रॉकी के 2 कहते ही अजीत अपनी बंदूक को उमेश के सर पर रख देता है। अदिति ये दृश्य देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और वो तुरंत वो साड़ी वाली प्लास्टिक लेकर खंडर के एक दूसरे कोने में आ जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने लगती है और तभी रॉकी उसका मजाक बनाते हुए कमेंट करता है, अरे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, उस दिन तुमने हमें बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ा था और आज हम नहीं छोड़ेंगे। रॉकी अपने दोस्तों से पूछता है, क्या आप लोग उस सुंदर हीरोइन को नहीं देखना चाहते हो भाइयों? रॉकी के सवाल पर अजीत, सुहास और सुधीर एक स्वर में कहते हैं, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अदिति जिसने अपने कपड़े बदल लिए हैं उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसे उमेश का कहा वो डायलॉग याद आता है कि हम तो तुम्हें इस लाल रंग की साड़ी में देखने के लिए बेचैन हैं। और वो रोते हुए खुद से कहती है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे उमेश। ये कहते हुए वो अपने आंसू पोंछती है और उस जगह से बाहर निकलकर उस ओर आती है जहां रॉकी और उसके दोस्त खड़े हैं। रॉकी और उसकी गैंग के लड़के अदिति को ऐसे देखकर जोर से सीटी बजाते हैं। रॉकी अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ओहो, लाल रंग में तो तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है लड़की। यह सुनकर अदिति की आंख से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं। तभी रॉकी सुहास से कहता है, तो कैमरा चालू कीजिए जनाब सुहास। सुहास कैमरा चालू करते हुए कहता है, भैया गाना भी लगाएं क्या, वरना ये नाचेंगी कैसे? सुहास की इस बात पर रॉकी और सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी रॉकी अदिति की तरफ बढ़ता है और उसकी साड़ी खींचते हुए कहता है, इसको नाचते देखने का कोई शौक नहीं है हमें। हम कोई पुरानी फिल्मों के विलेन थोड़ी है,
हम इस शमिया को किस करेंगे और फिर इसे महसूस होगा कि कैसा लगता है जब आपको कोई ताकत दिखाता है और आप खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए रॉकी अदिति के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रॉकी अपने दोस्तों को इशारा करता है और उसके एक इशारे पर अजीत और सुधीर आकर अदिति को पकड़ लेते हैं। सुहास अब भी वीडियो शूटिंग कर रहा है। रॉकी अपने हाथों से अदिति के गालों को पकड़ता है और अदिति लाख कोशिश के बाद भी खुद को मुक्त नहीं करवा पाती। रॉकी तुरंत अदिति के होठों पर किस करना शुरू कर देता है और अदिति की आंख से केवल आंसू बह रहे हैं। वो वहां बेसहाया खड़ी है। रॉकी उसे किस करके पीछे हटता है और कहता है, किसी शरबत से कम रसीली नहीं है तू लड़की। और ये कहकर वो थोड़ा दूर आता है। अदिति उसे घूरकर गुस्से में देख रही है। तभी रॉकी उसे देखते हुए कहता है, अच्छा तो मतलब अकड़ गई नहीं है अब तक। ए सुहास, ए अजीत, ए सुधीर, जाओ जाकर तुम भी आनंद ले लो इस संतरे जैसे होंठों का। रॉकी के ऐसा कहते ही पहले अजीत, फिर सुधीर और आखिरी में सुहास भी अदिति को किस करते हैं। अदिति खुद को बचाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन 3 मर्दों की पकड़ से वो खुद को आजाद नहीं करवा पाती। तीनों के जाने के बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें खुली हैं और उन 3 दरिंदों का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। रॉकी जाते हुए खंडर के उस दरवाजे को बजाता है और कहता है, तेरे इस आशिक को हम ले जा रहे हैं। याद रखना, तेरी वीडियो फुटेज भी है हमारे पास और तेरा आशिक भी। पुलिस के पास जाने की कोशिश की या किसी भी तरह इस बात को बाहर करने की तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तेरे इस आशिक को मार भी देंगे। ये कहकर वो चारों वहां से उमेश को लेकर चले जाते हैं। अदिति अब भी जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आता है जब फोन पर उसने अपने पापा को लौटने का वादा किया था। उसे सुबह का वो दृश्य भी याद आता है जब पानी में उसके हाथ डालने पर लाल रंग आया था और उसके पिताजी ने उसे कॉलेज आने से मना किया था। अदिति रोते हुए खुद से कहती है, मुझे आज कॉलेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं पापा के पास नहीं जा सकती और ना कभी इस पल को भूल सकती। अच्छा होगा कि मैं अपनी जान ही दे दूं। यह सब सोचते हुए वो वहां से उठती है और धीरे धीरे चलकर ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले माले की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपने पिता के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं और उमेश की भी याद उसे अंदर से कमजोर कर देती है। वो चढ़ते चढ़ते बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है जहां घोर अंधेरा है। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है कि उसके पापा का फोन है। वो फोन कट करते हुए कहती है, मेरा मर ही जाना अच्छा है पापा। एक दिन ये लोग मेरा वीडियो रिलीज कर देंगे और फिर आपकी जो बेइज्जती होगी वो मैं नहीं देख सकती। ये कहते हुए वो अपना फोन थोड़ी दूर फेंक देती है और धीरे धीरे चलते हुए छत के एक कोने पर पहुंच जाती है। वहां से वो झांक कर नीचे देखती है तो उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता है। अगले ही पल अदिति छत की दीवार पर चढ़ जाती है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसका फोन एक बार फिर बजता है जिस पर फिर पापा का ही फोन आ रहा है। अदिति फोन को दरकिनार कर सिर्फ नीचे देख रही है। उसकी आंख से अभी भी आंसू बह रहे हैं। उसका चेहरा यह साफ दिखा रहा है कि अब उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। अदिति के पिता जो कि घर पर परेशान हो रहे हैं, वो खुद से कहते हैं, क्या हुआ इस लड़की को? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? बेटा अदिति, तुम ठीक तो हो ना? पिता की चिंता से बिल्कुल अनजान अदिति मरने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाती है और कहती है, पापा आई एम सॉरी। मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूं, लेकिन मुझे हर जन्म में आप ही पिता के रूप में मिले। और यह कहकर अदिति अपनी आंख बंद कर लेती है और मरने के लिए अपना आखिरी कदम बढ़ाती है। अदिति की आंखें बंद हैं और वो अपना कदम आगे बढ़ाती है मौत की बाहों में। लेकिन तभी एक हाथ आता है और अदिति को गिरने से रोक लेता है। अदिति को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो हड़बड़ाते हुए अपनी आंख खोलती है तो अपनी आंखों के सामने उसी लड़के राहुल को पाती है जिसने आज कैंटीन में उसे प्रपोज किया था और अदिति ने उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार किया था। यह महसूस होते ही कि उसे आत्महत्या करने से रोक लिया गया है, अदिति राहुल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और उससे गुस्से में कहती है,
छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। लेकिन राहुल अदिति का हाथ नहीं छोड़ता। अदिति पूरी कोशिश कर लेती है अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन जब वो नाकामयाब हो जाती है तो रोते हुए एक बिखरी हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे मर जाने दो, मत रोको, मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राहुल अदिति का हाथ नहीं छोड़ता है। वो अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहता है, देखो अदिति, हम सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ बस। अदिति नीचे उतरती है, लेकिन राहुल की तरफ देखने लगती है। तभी अदिति को समझाते हुए राहुल इमोशनल टोन में कहता है, समझो अदिति, यह आत्महत्या सलूशन नहीं है। मेरे छोटे भाई ने 12th क्लास में फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया था। आज भी मेरी मां बेड पर पड़ी है, वो उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई आज तक। तो तुम अगर ये सोच रही हो कि एक सुसाइड करने से तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। आत्महत्या प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि मरने वाले के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले भी जीते जी मौत से भी बदतर जिंदगी जिए? राहुल की बात सुनकर अदिति रोते हुए कहती है, नहीं, मैं मेरे पापा को दुखी नहीं देखना चाहती, मेरे अलावा उनके पास कोई नहीं है। राहुल उसे प्यार से कहता है, तो तुम क्यों चाहती हो कि वो अकेले ही जिए और अकेले ही मर जाए? आ जाओ, नीचे आ जाओ अदिति, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारे जो मरने की वजह है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राहुल से यह सुनते ही अदिति के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आती है। राहुल तुरंत कहता है, आज ही दोस्ती हुई है हमारी, भरोसा रखो, तुम्हारा यह दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। प्लीज अदिति, नीचे आ जाओ। अदिति राहुल का दूसरा हाथ पकड़ नीचे उतरने लगती है और वो उतरते ही सीधे राहुल को हग करती है। राहुल एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाता है। अदिति राहुल की बाहों में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने से और जिस तरह से उसने राहुल को पकड़ रखा था, उससे यह साफ नजर आ रहा था कि उसे किसी अपने की जरूरत थी। राहुल भी उसे एक दोस्त की तरह गले लगाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अदिति बताओगी मुझे क्या हुआ है? अदिति रोते हुए राहुल को देखने लगती है और राहुल उसे समझाते हुए आश्वासन देता है, देखो अदिति, मुझे सच सच बता दो कि हुआ क्या है, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। अदिति राहुल का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। वो जिस रफ्तार से नीचे जा रही है उससे राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अदिति के साथ क्या हुआ है। कुछ ही पलों में अदिति वापस उसी खंडर में पहुंच जाती है और राहुल को उस जगह पर ले जाकर कहती है, यही वो जगह है राहुल जहां मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी आबरू, अपनी मोहब्बत, आत्मविश्वास, सब कुछ। राहुल ये सब सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और अदिति राहुल को सब कुछ डिटेल में बताती है कि कैसे उमेश उसे यहां लेकर आया था और रॉकी और उसकी गैंग ने कैसे उमेश को जख्मी करके उसकी इज्जत के साथ खेला। अदिति के मुंह से यह सब सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धीरे धीरे चलते हुए अदिति के पास आता है और अपना जैकेट निकालकर अदिति को पहना देता है। अदिति उसे रोते हुए हग करती है और राहुल अदिति से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ अदिति, और इतना सब होने के बाद तो कोई भी अपनी जान दे दे। राहुल के मुंह से यह सब सुनकर अदिति कहती है, मैं क्या करूं राहुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल कहता है, इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएं और उन्हें बताएं कि इस रॉकी ने किया क्या है। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही अदिति गुस्से में चिल्लाती है, नहीं जाऊंगी मैं पुलिस के पास। उस रॉकी को मैंने पुलिस को ही तो दिया था ड्रग वाला केस, फिर वो इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गया? पुलिस उसके साथ ही है। राहुल अदिति की बात सुनकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अदिति का फोन बजता है। वो देखती है कि उसके पापा का फोन है। अदिति फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, लेकिन राहुल उसे समझाते हुए कहता है, अदिति फोन उठाओ, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। लेकिन अदिति फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। फोन कट जाता है और राहुल अदिति से कहता है, अदिति ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पुलिस को नहीं बताना है तो हम कम से कम तुम्हारे पापा को तो इस बारे में बताना होगा। यह सुनते ही अदिति गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं राहुल, मैं उन्हें सच नहीं बता सकती, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है राहुल, मैं अब उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। अदिति के मुंह से यह सब सुनकर राहुल अचंभित होकर पूछता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा अदिति कि
तुम जैसी अच्छी लड़की यहां इस खंडर में आई थी? तुम उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। और तुम यहां आई भी तो मुझे ये समझ नहीं आया कि रॉकी और उसकी गैंग को इस बारे में कैसे पता चला। कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है। अदिति कहती है, मुझे नहीं पता राहुल कि रॉकी को यह सब कैसे पता चला, लेकिन मैं यहां सिर्फ उमेश के लिए आई थी। मैं उससे सच में प्यार करती हूं। राहुल अदिति के पास आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, हाँ अदिति, मैं तुम्हें जानता हूं, डोंट वरी, लेकिन अब हमें सबसे पहले ये बात तुम्हारे पापा को बतानी चाहिए। यह कहते हुए राहुल अदिति को वहां से अपनी बाइक पर लेकर निकलता है। अदिति में इस बात की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पापा का सामना कर सके, लेकिन राहुल अदिति के घर के बाहर पहुंचता है। वो अपनी बाइक पार्किंग में लगाता है और अदिति के घर के बाहर बेल बजाता है। कुछ पलों के बाद अदिति के पापा दरवाजे पर आते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और आंखों के सामने अदिति और उसके दोस्त राहुल को खड़ा पाते हैं। अदिति के साथ एक लड़के को दरवाजे पर